इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। और आज का हमारा 742वां यानी कि 742nd सेशन है। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सूरज कुमार भदौरिया। डॉक्टर सूरज हमारे साथ काफी साल पहले भी प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। डॉक्टर सूरज BHMS MD हैं और फिलहाल PhD परस्यू कर रहे हैं होम्योपैथिक फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और नई नई फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या इनोवेशंस और रिसर्च वर्क चल रहा है उसके ऊपर डॉक्टर भदौरिया काफी सारी प्रेजेंटेशंस देते हैं और हमें नई नई टेक्नोलॉजी और जो नई नई फाइंडिंग्स हमें फार्माकोलॉजिकल फाइंडिंग से मिल रही है उसके ऊपर हमें अवगत कराते हैं। तो डॉक्टर सूरज सिंह जी, आपका आज फिर से स्वागत है IFPH पे। और आज का जो इनका टॉपिक है वो है बाल और नैनो कण, मानव बाल द्वारा नैनो कण। इसके ऊपर आज डॉक्टर भदौरिया हमारा मार्गदर्शन और हमारे साथ नॉलेज शेयर करेंगे। डॉक्टर सूरज, स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। First of all, good evening to everyone. Again, I am very grateful to share my knowledge and experience through this platform. It is not only a platform, it is what we can डॉक्टर say a bridge. सूरज, आप प्लीज हिंदी में बोलिए। ओके ओके मैडम। तो ये जो है एक प्लेटफॉर्म ही ना है, इसमें हम जो है अपने एक्सपीरियंसेस को और जितने भी हमारे रिसर्चेस हुए हैं उसको हम शेयर कर रहे हैं इसमें, ताकि जो है हम इसमें आगे जाके अपनी पैथी को एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बना सके। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है, ये ये एक सिर्फ टॉपिक या विषय नहीं है, ये एक रिसर्च है जो कि डॉक्टर MK सहानी सर के अंडर में हमने इसको कंप्लीट किया है। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, इसको हमने एक इंडेक्स जर्नल, पीयर रिव्यू जर्नल में इसको पब्लिश भी किया है। तो आज हम इस रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे और ये बहुत ही मतलब प्राइमरी स्टेज में हमने स्टार्ट किया है, आगे इसमें बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। तो अब हम देखते हैं ये रिसर्च किस तरीके से हमने इसको शुरू किया था। सो बेसिकली ये हमारा यूनिट है पारुल यूनिवर्सिटी में, ओम रिसर्च यूनिट। ओम इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि जो है इससे हमें एक पॉजिटिव वे और डायरेक्शन मिल सके आगे जाके, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे वो UG के स्टूडेंट्स हो या PG के स्टूडेंट्स हो या PhD स्टूडेंट्स हो। तो जब हम कोई भी काम स्टार्ट करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो है उसको किस तरीके से आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा ओम रिसर्च यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड, द टाइटल स्लाइड। बेसिकली ये जो रिसर्च वर्क जो हमने कंप्लीट किया है डॉक्टर MK सहानी सर के गाइडेंस में, तो उसका जो टाइटल था रिसर्च का वो है सिंथेसाइजिंग द नैनो पार्टिकल्स बाय ह्यूमन हेयर इन अल्कोहल बेस अंडर द इफेक्ट और द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंटाइजेशन। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी की अगर हम बात करें तो पोटेंटाइजेशन एक बहुत बड़ा पहलू और बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हमारे फार्मेसी को अदर फार्मेसी से अलग करता है। तो पोटेंटाइजेशन का मतलब क्या है? पोटेंटाइजेशन का मतलब ये होता है कि पोटेंटाइजेशन यानी कि जब हम हमारे किसी भी ड्रग के कंपोनेंट या किसी भी पदार्थ को जब हम न्यूनतम और जब हम उसको अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में ले जाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ा के क्वांटिटी को कम करते, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। तो पोटेंटाइजेशन यानी कि क्वांटिटी को कम करना, क्वालिटी को इनहांस करना। तो इसमें हमने जो है ह्यूमन हेयर जो है उसको लेके विद अल्कोहल, क्योंकि हमें मेडिसिन में जाने से पहले अल्कोहल में उसका क्वालिटी को चेक करना है। तो इसलिए हमने इसमें सबसे पहले अल्कोहल एज अ कंट्रोल ग्रुप लिया, और उस हेयर, ह्यूमन हेयर को जब हमने अल्कोहल एज अ व्हीकल यूज किया तो उसमें हमने नैनो पार्टिकल्स को किस तरीके से आगे प्रोपोगेट किया और उसका एनालिसिस किया मशीन से, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट। नाउ एब्स्ट्रैक्ट में जैसे आप सभी जानते हैं, जब हम कोई भी रिसर्च वर्क को कंप्लीट करते या पब्लिश करते, चाहे वो थीसिस हो या डेजर्टेशन हो MD का, तो एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको ओवरऑल जो है एक ब्रीफ जो है, एक
आपको समराइज वे में आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताता है आपके रिसर्च का, कि आपने किस बैकग्राउंड और किस मेथड और किस रिजल्ट को कंक्लूड किया है इस रिसर्च में। तो बेसिकली जो बैकग्राउंड था हमारा वो था सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स या नैनो स्ट्रक्चर्स इन द अल्कोहल बेस विद द ह्यूमन हेयर। तो यहाँ पे हमने जो मेन मीडिएटर या जो कंपोनेंट यूज किया है नैनो पार्टिकल्स बनाने के लिए, वो हमने ह्यूमन हेयर यूज किया है। और जो प्रोसेस हमने यूज करी है वो पोटेंटाइजेशन है, जो कि हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू रखता है इसका। और जो एनालिसिस है वो हमने सैम और ईडीएस स्कैनिंग से किया है। सैम का मतलब होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। और ईडीएस जो है बेसिकली ये एलिमेंट्री डिटेल या जो पर्टिकुलर हम जो भी कंपोजिशन या नैनो क्रिएट करते हैं, तो उसमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम ईडीएस स्कैनिंग भी करवाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कोई भी चीज को बना रहे हैं, है ना, किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी व्हीकल में, तो उसमें जो वो पर्टिकुलर जो पार्टिकल है उसमें उसका कंपोजिशन वैल्यू क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ हम कंपोजिशन या किसी पार्टिकल को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमें उसका एनालिसिस जो है, उसका क्वांटिफिकेशन या क्वालिफिकेशन करना भी जरूरी है, कि उसमें कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है। क्योंकि जब हम होम्योपैथी में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कई अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे ऑक्सीजिनॉइड है, कार्बोनाइट्रोजिनॉइड है, हाइड्रोजिनॉइड है, तो उसमें अलग अलग कंपोजिशनल डिटेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जब हम किसी नैनो का या सिंथेसिस या नैनो को हम क्रिएट करते किसी सॉल्वेंट या मीडिया में, तो उसी प्रकार उसका कंपोजिशनल डिटेल जानना भी काफी जरूरी है। इसके अलावा हमने जो है इसको जब हमने सिंथेसाइज किया विद द ह्यूमन एयर या पोटेंटाइजेशन से, तो हमने इसका जो क्वांटिफिकेशन और जो क्वालिफिकेशन है वो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंप्लीट किया। सो दिस इज आवर होल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस रिसर्च वर्क रिगार्डिंग विथ नैनो पार्टिकल्स। इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो जैसे अगर हम हेयर की बात करें, तो जनरली जो है जो हेयर ग्रोथ है फ्रॉम द फॉलिकल्स, उसकी अलग अलग साइकिल्स होती है। तो ये जो साइकिल्स है हेयर की, यानी इट इज द बायोलॉजिकल सैंपल, ये हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस या हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है लिविंग एंटाइटी का, वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है कि हम उसको किस तरीके से आगे रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जनरली जो हेयर्स है, it is very seriously and observed in the living entity। और इसका जो बेसिक एस्पेक्ट होता है वो रूट से है। अगर जैसे हम हेयर की ग्रोथ की बात करें या उसकी लेंथ की बात करें, तो जो उसका फॉलिकल है, द फॉलिकल नरिशमेंट जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अच्छा हो और उसका नरिशमेंट अच्छा हो, तो उसी तरीके से जो हेयर ग्रोथ है और जो लेंथ है, उसका जो टेक्सचर है, जो उसका कंसिस्टेंसी है, वो हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से हमने इस रिसर्च में हेयर जो है, ह्यूमन हेयर जो है, उस लिविंग एंटाइटी के सैंपल को लेके हमने नैनो पार्टिकल्स को, या अगर हम कार्बन एलिमेंट की बात करें, उसको सिंथेसाइज किया है, उसमें चेंजेस को हमने डिफ्रेंशिएट किया है, और उसका जो है हमने फर्दर एनालिसिस किया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट स्लाइड। मटेरियल्स एंड मेथोडोलॉजी, इसमें जनरली ये जो स्टडी है ये नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। और ये जो है हमारा माइक्रो नैनो R&D सेल है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। तो ये हमारा मेन साइट ऑफ स्टडी है। और ड्यूरेशन हमें इसमें 15 डेज जो है अप्रोक्सीमेटली इट कंप्लीटेड द होल स्टडी। और जो हमने मेन सैंपल यूज किया है वो है ह्यूमन हेयर फॉर क्रिएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग द नैनो पार्टिकल्स। और जो व्हीकल हमने यूज किया है वो है एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर क्रिएटिंग एंड फॉर प्रोवाइडिंग द मीडिया। क्योंकि जब भी हम कोई नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने बेस क्या लिया है। अगर मान लो ऑयल आपने लिया है, अलग अलग प्रकार के ऑयल आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स है, वेजिटेबल्स ऑयल्स है ना, या कोकोनट ऑयल है, या रोजमेरी ऑयल है। तो अलग अलग ऑयल्स में जो नैनो सिंथेसिस जो है, उसका जो प्रोसीजर है और या उसका जो कंपोजिशनल वैल्यू है, वो अलग अलग पाया जाएगा। तो उसी तरीके से हम किस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम किस प्रकार से उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं,
वो जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो इसलिए हमने इसमें एज अ कंट्रोल हमने अल्कोहल यूज किया है, क्योंकि हमारी जितनी भी मेडिसिन होती है, चाहे वो मदर टिंचर हो या अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन हो या पोटेंसीज हो, मोस्टली जो हम व्हीकल विच वी आर गोइंग टू यूज इज द अल्कोहल पार्ट। तो इसलिए हमने पहले इसको अल्कोहल में क्रिएट किया है, और उसके बाद हमने फर्दर कई सारी स्टडीज जो है अभी हम इस पे कर रहे हैं। तो ये हमारा मीडिया हमने सिलेक्ट किया है व्हीकल में एब्सोल्यूट अल्कोहल। द प्रोसेस विच वी यूज फॉर दिस इज पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट वी कैन से प्रोसीजर विच डिफरेंशिएट होम्योपैथिक फार्मेसी फ्रॉम अदर फार्मेसी। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन को इस्तेमाल किया है पोटेंटाइज करने के लिए। और एनालिसिस जो हमने किया है, इसमें सैम एनालिसिस किया है। अगेन इट इज अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये हमारे R&D सेल यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो है हमारा पारुल का, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बोलते हैं CR4D, दैट इज सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द पारुल यूनिवर्सिटी, उसमें हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिपरेशन में जैसे अभी हमने बात करी कि जब हम कोई भी नैनो पार्टिकल्स या नैनो सिंथेसिस की बात करते हैं तो मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो है दो सैंपल लिए हैं। एक सैंपल जिसमें हमने हेयर, जो ह्यूमन हेयर है फ्रॉम हेल्दी पर्सन, नॉट द डिसीज पर्सन, फ्रॉम हेल्दी पर्सन, क्योंकि हमारा जो HPT जो है होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल और ड्रग प्रूविंग, वो हमने हेल्दी पर्सन पे ही किया है, नॉट द डिसीज पर्सन। तो उसी तरीके से हमने जो ह्यूमन हेयर लिया है वो हेल्दी पर्सन से लिया है, और उसको हमने जो है दो अलग अलग बॉटल में A और B, ए जो है दोनों बॉटल में हमने जो मीडिया है वो सेम ही लिया है एब्सोल्यूट अल्कोहल, और दोनों में हमने उसको डिप किया है। और उसके बाद हमने ए जो बॉटल है, जैसे ए सैंपल दैट इज कंटेनिंग हेयर इन सेम व्हीकल, बी सैंपल दैट इज ऑल्सो कंटेनिंग हेयर इन अ सेम व्हीकल। तो हमने एक सैंपल को पोटेंटाइज किया है और एक को पोटेंटाइज नहीं किया है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास दो सैंपल है। एक सैंपल है जिसमें हेयर है एब्सोल्यूट अल्कोहल में एज अ मीडिया, एज अ व्हीकल, जिसको पोटेंटाइज किया है। एक सैंपल है जिसमें अगेन हेयर सैंपल है हेल्दी इंडिविजुअल से अल्कोहल बेस में, अल्कोहल मीडिया में, जिसको हमने पोटेंटाइज किया है। तो ऐसे दो तरीके से हमारे पास सैंपल है, इसलिए हमने उसका नाम रखा सैंपल ए और सैंपल बी। तो सैंपल जो ए और बी जो है, ये हमने जब पोटेंटाइज किया है इसको, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दिए, तो उसमें हमने ये देखा है, सॉरी इसमें मैंने आपको एक चीज थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हुआ है। ए और बी जो सैंपल है, एक सैंपल में हेयर जो हमने है उसमें हेयर को हमने पुट नहीं किया है, और एक सैंपल में हेयर को हमने पुट किया है, और दोनों को पोटेंटाइज किया है। तो इसमें हमने एक सैंपल में हेयर को लिया, एक में हेयर को नहीं लिया, यानी वन सैंपल विच इज प्योरली हैविंग व्हीकल एंड अनदर सैंपल which is purely having a biological sample in the alcohol base. So these are two different sample and both the sample goes under the potentization. उसके बाद ये जो पोटेंटाइजेशन किया है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन से, इसमें हमने 100 स्ट्रोक्स दिए है। 100 स्ट्रोक्स यानी हो जाता है ड्रग स्ट्रेंथ 1/100। अगर हम 10 स्ट्रोक्स दे रहे तो ड्रग स्ट्रेंथ हो जाएगा 1/10। तो ये जो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स है, ये आपको बताएंगे कि हमें किस तरीके से नैनो को कंपोजिशनल वैल्यू देना है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रोक्स, जितना ज्यादा पोटेंटाइज होगा, उतने ज्यादा हमें जो है उसमें कंपोजिशनल वैल्यू या नैनो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, और जितना कम स्ट्रोक्स है उतने कम कंपोजिशनल वैल्यू, और उतने कम उसमें हमें क्वालिफिकेशन या क्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी में हम बोलते हैं कि हमारी मेडिसिन आर मोर पोटेंट देन द अदर मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि वो पोटेंटाइज नहीं है, वो क्वांटिफाई है, क्वालिफाई नहीं है। हमारी मेडिसिन क्वालिफाई है, क्वांटिफाई नहीं है। तो उसी तरीके से हमने ये दो सैंपल लिए, दोनों सैंपल जो है उसमें सेम व्हीकल है, और जो दोनों सैंपल है उसमें एक सैंपल में हेयर है, एक में हेयर नहीं है, और दोनों को हमने पोटेंटाइज किया है। नाउ व्हाट आर द चेंजेस सीन इन बोथ द सैंपल? क्योंकि जब हम हेयर की बात करते हैं तो हेयर एक हमारा बायोलॉजिकल सैंपल है विच हैज द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम देयर रूट, फ्रॉम द हेयर फॉलिकल। तो उस जेनेटिक मटेरियल से हमें कौन से कंपोजिशनल वैल्यू में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ये हमारे लिए जानना सबसे जरूरी है।
क्योंकि अगर हम मान लो किसी पेशेंट का हेयर ले रहे हैं और उसको हम व्हीकल में डिप कर रहे हैं और उसको पोटेंटाइज कर रहे हैं या इसको एन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स दे रहे हैं, तो उसके बाद वो पर्टिकुलर एनर्जी उसी पर्सन तक रीच कर रही है और उसको क्योर कर रही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस पर्टिकुलर मीडिया में उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सैंपल का कंपोजिशनल वैल्यू क्या है, ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। तभी जाके हम इसको आगे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बना सकते हैं। अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक अ फिलोसॉफिकल और द हाइपोथेटिकल पार्ट। जैसे हम साइंस की बात करें तो दो चीज होती है, एक होती है हाइपोथेसिस, एक होती है थीसिस। तो हाइपोथेसिस यानी क्या, जो हमारा फिनोमिनिकल या जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है विच इज एक्सपेरिमेंटली नॉट प्रूवन। तो उसी तरीके से हमने इसको प्रूव करने के लिए या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाने के लिए सबसे पहले हमने उसको कंपेयर किया विदाउट हेयर और विथ हेयर। और उसको जब कंपेयर किया तो उसमें हमें कंपोजिशनल वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिला। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू कैन सी दिस आर अवर ग्लिम्सेस ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी। ये जो हमने हेयर सैंपल लिया है वो वर्टेक्स रीजन से लिया है और ये हेल्दी प्रूवर से हमने लिया है। ये चीज हमें ध्यान रखना काफी जरूरी है कि हम किस इंडिविजुअल को इंक्लूसिव क्राइटेरिया में अपने रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इफ दे आर सिक तो वहां पर हमें कंपोजिशनल वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा, इफ दे आर हेल्दी तो वहां पर हमें अगेन कंपोजिशनल वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए हमने पहले हेल्दी प्रूवर से स्टार्ट किया, उसके बाद जाके जब हमें कंपोजिशनल वैल्यू मिल जाएगा देन वी जंप टू द सिक पर्सन। तब जाके हम सिक पर्सन पे उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो डॉक्टर हैनीमैन है या जितने भी स्टॉलवर्ट्स है उन्होंने जो प्रूविंग है वो हेल्दी प्रूवर्स पे की है, नॉट द सिक पर्सन। जबकि मॉडर्न फार्माकोलॉजी या जो अदर सिस्टम है दे आर प्योरली बेस्ड ऑन द डिसीज पर्सन। तो इसलिए हमने हेल्दी प्रूवर्स पे इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रोपोगेट करने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ this is the glimpses of our research activity. You can see in first picture this is a vehicle absolute alcohol, and in second slide you can in second picture you can see the machine. This is electric potentizer machine. ये मशीन हमारे PIHR पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च हमारे होम्योपैथिक फार्मेसी लेबोरेटरी में है। और ये मशीन जो है हम पोटेंटाइजेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें एक नॉब है, तो अगर आपको 100 स्ट्रोक्स देने तो आप उसको 100 पे सेट कर सकते हो। तो वो 100 टाइम जो है इक्वल डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में उसको पोटेंटाइज करेगा। अगर आपको 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में देना है तो आप जो उसका कैलकुलेशन है वो 10 पर फिक्स कर सकते हो नॉब को, तो वहां पर वो 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक पोटेंटाइजर मशीन है और एक कॉमनली जो है हमारे PG सेक्शन में या इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू कैन सी दिस इज आवर फर्स्ट पिक्चर। ये हमारा 10 माइक्रोन में आप देख सकते हो सैम एनालिसिस। सैम अगेन इसका फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 माइक्रोन में यू कैन सी दिस ब्रोकन क्रिस्टल्स। अभी मैं आपको अलग अलग इमेजेस में अलग अलग पैटर्न ऑफ शेप और स्ट्रक्चर जो है नैनो का वो डिस्क्राइब करूंगा। तो आप इस चीज को समझिए कि जितने भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं तो अलग अलग माइक्रोन्स में अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग डायमीटर में उनका अलग अलग शेप स्ट्रक्चर पैटर्न वो आपको देखने को मिलेगा। तो 10 माइक्रोन में यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट लाइक अ ब्रोकन क्रिस्टल्स, लाइक कि जैसे कोई एक क्रिस्टल है वो फूट गया है और उसके अंदर से लिक्विड बाहर आ गया है। सो इट इज जस्ट लाइक अ ब्रोकन क्रिस्टल विच रिलीज द फ्लूइड। So it is a arrangement of that nano in 10 micron. So it is a electron microscope scanning which gives you difference between the SAM analysis or TEM analysis. Next slide. इसमें आप देख सकते हो 4 माइक्रोन में इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल like a pieces of crystals or a very small granuloma which is scattered over the surface. तो यहाँ पर आपको एक सरफेस पे एक डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। ये डिस्पर्जन जो है वो स्मॉल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिस्पर्जन होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ डिस्पर्जन आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये हमारा 4 माइक्रोन में है। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यू कैन सी दिस इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ स्टोन ड्रिवन इनटू अ सी और अ वाटर। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे
a piece of stone. Now it is a bigger size of crystal. It is not like a minute and very small and negligible. Now you can see this margin of crystal. It is just like a regular shape. So there are certain रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी. तो यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिलेगा, एक रेगुलर मार्जिन है क्रिस्टल की जो कि सी या किसी पानी में जो है वो ड्रिवन कर रही है. तो ये आपको 10 माइक्रोन में आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा इसमें जो SU3800, इट इज अ मॉडल नंबर फॉर दिस सेम. तो जब भी आप किसी मशीन पे काम करते हो, तो जब हमें आर्टिकल पब्लिश करना होता है, तो उसका मॉडल नंबर भी जो है वो हमें मेंशन करना पड़ता है, और वो आपके इमेजेस में भी रिफ्लेक्ट होती है कि किस मशीन के किस मॉडल पे ये आपका इमेज कैप्चर हुआ है. तो उसी तरीके से यू कैन ऑल्सो सी द मॉडल नंबर. सो दिस इज द डायमेंशन इन 10 माइक्रोन. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस यू कैन सी इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पीस. जैसे ही जैसे उसका स्कैनिंग या उसका माइक्रोन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, नाउ यू कैन सी अ डिफरेंट डायमेंशन एंड डिफरेंट शेप, या उसकी रेगुलरिटी आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी. तो उसी तरीके से ये हमने 25 माइक्रोन में भी जो है इसको कैप्चर किया है. नेक्स्ट स्लाइड. अगेन इट इज इन 2 माइक्रोन. अगेन अगर 25 से 2 तक गए, यानी अगेन हम थोड़ा सा इसको डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहे, तो वहां पे आप देखोगे अगेन इट इज जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ क्लिस्टर्स और द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एक सरफेस एरिया पे एक इरेगुलर डिस्पर्जन में आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. Now this is in 5 micron. Now in 5 micron you can see a size or a crystal जिसका irregular margin है, not like regular जैसे हमने पहले देखा. Irregular margin, again it is driven in a surface area in a some dimension. तो you can see this, कुछ माइक्रोन में आपको रेगुलरिटी मिलेगी, कुछ अलग अगर आप 25 या 30 या अगर आप 6 या 7 अलग अलग डायमेंशंस की बात करोगे, दिस आर डायमेंशंस. तो वहां पे आपको अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग इरेगुलरिटी या अलग अलग स्ट्रक्चर और शेप जो है, पैटर्न जो है नैनो पार्टिकल्स का उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में वो आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस इज अगेन अनदर size or pattern of this particular nano in 10 micron. You can see this, it is just like a broken crystals or a broken particle in a large surface area, irregular margins. ठीक है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर डायमेंशन हो गया 10 माइक्रोन में. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इट इज जस्ट लाइक अ बिगर साइज ऑफ दिस क्रिस्टल. अगेन इसमें भी आपको इरेगुलरिटी मिलेगी मार्जिन्स में, और ये जो इरेगुलरिटी है उस पर्टिकुलर पार्टिकल या उस पर्टिकुलर नैनो या उस पर्टिकुलर मटेरियल की, वो है एक कंप्लीट सरफेस एरिया या कंप्लीट व्हीकल और मीडिया के डिस्पर्जन रेट में. क्योंकि आपने एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज किया है, अगर हम यहाँ पे ऑयल यूज करते तो शायद हमें ये बिगर साइज जो है पार्टिकल का वो ओवरलैप देखने को मिलता. इसलिए हमने आपको शुरुआत में ही ये चीज बोली है कि जो भी आप सिंथेसिस करते हो पार्टिकल का, कोई भी नैनो हो या क्लस्टर पार्टिकल्स हो, उसका बेस क्या है. इफ इट इज ऑयल, अगर वो ऑयल है तो वहां पे आपको ओवरलैपिंग ज्यादा देखने को मिलेगी. वहां पे आपको हो सकता है इतना क्लियर पिक्चर पार्टिकल का या इतनी क्लियर मार्जिन्स या रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी जो है उसके मार्जिन्स में, वो आपको शायद नहीं देखने को मिल सकती है. इसलिए हमने आपको शुरुआत में बताया कि हमने जो व्हीकल यूज किया है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज किया है. यानी आपको ऐसा व्हीकल लेना है जिसकी विस्कोसिटी कम हो अल्टीमेटली, क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, अगर विस्कोसिटी कम है तो ओवरलैपिंग जो है उसकी उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे या नैनो पे वो आपको कम देखने को मिलेगी. सो वी कैन से दिस कि अगर विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ओवरलैपिंग, और अगर विस्कोसिटी भी ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिस्पर्जन भी जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा. अगर विस्कोसिटी कम है, बहुत पतला है, गाढ़ा नहीं है, जस्ट लाइक अल्कोहल और अ वाटर, डिस्टिल वाटर, तो आपको वहां पे उसका रेट ऑफ डिस्पर्जन भी अच्छा देखने को मिलेगा, पार्टिकल का साइज भी अच्छे से आपको, उसकी रेगुलरिटी इरेगुलरिटी, उसका शेप साइज अरेंजमेंट, वो सभी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा. तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे एक ऐसा बेस लिया है
जिसमें हमें पार्टिकल का डायमेंशन जो है वो अच्छे से देखने को मिले, उसकी मार्जिन्स में हमें एक रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी, जो एक क्लैरिटी है, वो हमें अच्छे से समझ में आए अलग अलग माइक्रोन या अलग अलग डायमेंशन या अलग अलग नैनोमीटर में। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज अल्कोहल बेस्ड पोटेंटाइजेशन विदाउट ह्यूमन एयर, यानी पहले जितने भी हमने इमेजेस देखे हैं, चाहे वो 10 में हो, 25 में हो, 6 में हो, 1 में हो, 2 में हो, 4 में हो, ये हमने विथ ह्यूमन हेयर देखे। यानी उसमें जो हमने दो सैंपल की बात करी थी शुरुआत में, ए और बी, तो यानी जिस एक सैंपल जिसमें ह्यूमन हेयर है बेस के साथ, उसको भी पोटेंटाइज किया है। एक सैंपल जिसमें ह्यूमन हेयर नहीं है, जिसको हमने पोटेंटाइज किया है, पोटेंटाइजेशन दोनों में किया है। तो पहले वाला जितने भी हमने इमेजेस और जो माइक्रोन या जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखा है पार्टिकल का, वो विथ ह्यूमन हेयर का है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो विदाउट ह्यूमन हेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहला फिगर और इमेज है विदाउट ह्यूमन हेयर इन अल्कोहल बेस आफ्टर पोटेंटाइजेशन, वो हमने लिया है 15 माइक्रोन में। इन 15 माइक्रोन यू कैन सी इट इज जस्ट लाइक अ, अगेन इरेगुलरिटी है मार्जिन में, ब्रोकन क्रिस्टल्स है, आपको एक सिंगल स्टोन या एक सिंगल पार्टिकल नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अलग अलग एक ब्रोकन पार्ट्स या स्मॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे विद द लार्ज क्रिस्टल, और उसका जो अरेंजमेंट है वो लार्ज सरफेस एरिया में डिस्पर्जन है इन अ सी और इन अ वाटर, वाटर इन अ सी यानी क्या, हमारा मीडिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आपका 5 माइक्रोन में, 5 माइक्रोन में अगेन जैसे हमने पहले बात करी थी, तो वहां पे हमें जो है उसका इरेगुलरिटी डायमेंशन जो है बहुत क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिला। उसी तरीके से ये विदाउट ह्यूमन एयर अगर हमने इसको पोटेंटाइज किया है, यानी यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल सैंपल नहीं है, इट इज प्लेन मीडिया, तो अगेन यहाँ पे ये जो एलिमेंट का जो कंपोजिशन है या जो पैटर्न है, वो हमें थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये हमारा 5 माइक्रोन में यू कैन सी दिस पिक्चर, और 5 माइक्रोन में प्रीवियस विद द ह्यूमन एयर यू कैन कंपेयर दिस। सो दिस इज व्हाट, ये हमारा कार्बन एलिमेंट है। यानी अगर हम और ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लोर या इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये सारे पार्टिकल्स या ये जितने भी सारे मॉलिक्यूलर साइज या नैनो जो है, ये बेसिक कंपोजिशन इसमें है कार्बन एलिमेंट का, क्योंकि हमने अल्कोहल यूज किया है। तो अल्टीमेटली हम क्या बता रहे हैं कि हमने जो बायोलॉजिकल सैंपल लिया है या जो हमने पोटेंटाइज किया है, तो उसमें हम कार्बन एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन या शेप या साइज या रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी में क्या चेंजेस ला रहे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट वी वांट टू क्रिएट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बोल रहे हो कि हमने पेशेंट का हेयर सैंपल लिया है या कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल लिया है और हमने उसको मेडिसिन के साथ डिप या उसको डिस्पर्स किया है, मैं मिक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि मिक्स में एफिकेसी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। अभी हमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना है, तो डिस्पर्जन यानी हमने उसको उस पार्टिकल को फैसिलिटेट किया है उस व्हीकल या मीडिया में, ताकि उसकी एफिकेसी जो है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हमारी मेडिसिन ऑलरेडी पोटेंटाइज हो गई है, दोनों सैंपल को हमने पोटेंटाइज किया है, दोनों चाहे ए हो या बी हो, दोनों सैंपल पोटेंटाइज है। तो उसमें वो एनर्जी जब जनरेट होगी थ्रू दिस पार्टिकल, थ्रू दिस कॉन्फ़िगरेशन, तब जाके वो किसी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसका हमने वो बायोलॉजिकल सैंपल लिया है उस तक वो पहुंचेगी। तो उसी तरीके से ये हमारा मोटो, फर्स्ट प्राइमरी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, इट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि कैसे चेंजेस हम जो है उसको कैप्चर या उसको डिनोट कर रहे हैं कि विदाउट और विथ ह्यूमन हेयर क्या क्या चेंजेस आएंगे कार्बन एलिमेंट में इन अल्कोहल बेस, वो हमें बताना है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज इन 10 माइक्रोन। अभी आपने देखा होगा पहले जो विथ ह्यूमन हेयर है उसमें आपको थोड़ा सा क्रिस्टलाइन मटेरियल जो कार्बन एलिमेंट है वो आपको थोड़ा सा बिगर मिलेगा एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर यानी इससे अगर कंपेयर करें तो, अगर इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिलेगा एक लार्ज सरफेस एरिया में डिस्पर्जन है कार्बन एलिमेंट का इन अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, एंड दे आर मोर इन नंबर। वेयर एज जो पहले वाला इमेज जो हमने कैप्चर किया है विथ ह्यूमन एयर, वहां पे पार्टिकल साइज ज्यादा है बट नंबर जो है वो इसके कंपेयर में कम है, और रेट ऑफ डिस्पर्जन भी उसका इससे कम रहेगा। तो इसलिए आप ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिए
विथ ह्यूमन हेयर और विदाउट ह्यूमन हेयर। इसलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट में जो इमेजेस कैप्चर करी है सैम से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसमें हमने दोनों सैंपल की बात करी है, ए सैंपल और बी सैंपल, विथ ह्यूमन हेयर और विदाउट ह्यूमन हेयर। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, दिस आर द डिफरेंस। नेक्स्ट स्लाइड। Now again it is in 5 micron, 5 micron में now see again the particle size is smaller as compared to with human hair sample, but they are easily negligible through electron microscope। electron microscope बोला है, simple microscope नहीं। तो electron microscope में they are visible but they are just like a small pieces, or some particles are just like, जैसे कि जैसे कोई स्टिक्स है उसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, तो इसलिए आपको यहाँ पे पार्टिकल साइज में डिफरेंस मिलेगा। कुछ पार्टिकल जो है उनका शेप रॉड लाइक है, कुछ पार्टिकल से जिनका शेप सिलेंड्रिकल है, कुछ पार्टिकल से जिनका शेप एक ब्रोकन ग्लास लाइक है। तो अलग अलग आपको होमोजेनेसिटी या एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी पार्टिकल साइज या स्ट्रक्चर या शेप या मार्जिन में, अलग अलग डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। वैसे ही अगर हमने जब ह्यूमन हेयर सैंपल में एक इमेज कैप्चर किया सैम से, तो वहां पे हमें सारे पार्टिकल का साइज बड़ा देखने को मिला, और वहां पे हमें जो है इरेगुलरिटी भी मिली, कुछ पार्टिकल्स में हमें रेगुलरिटी भी मिली। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये काफी ज्यादा माइन्यूटनेस या काफी ज्यादा नेग्लिजिबल या काफी स्मॉल पार्टिकल्स आ रहे, बट उनका पैटर्न भी अलग है। वहां पे वो सिंगल या मोर देन 1 2 3 लाइक they are in pattern, but in this you can see a number of particles, so this is a difference। मतलब ये डिफरेंस आपको थोड़ा देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर इमेज में। ये विदाउट ह्यूमन हेयर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 माइक्रोन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज इन 4 माइक्रोन। अगेन ये जो आप बड़ा सा, दिस इज जस्ट लाइक अ लार्ज सरफेस एरिया having small crystalline structure, irregular margin, no homogeneity, different shape, different size, some particles are bigger, some are smaller। तो यहाँ पर हमें यानी विदाउट ह्यूमन हेयर में आप देख सकते हो कि जब आप पोटेंटाइज कर रहे हो अल्कोहल को एज अ बेस, एज अ व्हीकल, एज अ मीडिया, तो कार्बन एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ अलग ही है, उसमें कोई एक सिमिलैरिटी या होमोजेनेसिटी उसके शेप में, उसके साइज में, उसके मार्जिन्स में, उसके पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में, वो आपको अलग अलग मिलेगा। तो इसलिए हमने जो है उसको डिफ्रेंशिएट किया है विथ ह्यूमन एयर और विदाउट ह्यूमन एयर, पोटेंटाइजेशन दोनों में। क्योंकि अगर हम पोटेंटाइजेशन एक सैंपल में करते और एक में नहीं करते तो अदर अगेन ये बायस हो जाता, क्योंकि पोटेंटाइजेशन वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। क्योंकि चाहे कोई भी पेशेंट हो, एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, हम पोटेंटाइज करके उसको मेडिसिन देते, तभी हम उसको प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन बोलते। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप देखिए ये 25 माइक्रोन में इमेज है, इसमें आपको कैसा मिलेगा, सम पार्टिकल जैसे अ ब्रोकन ग्लास, अ पीस ऑफ ग्लास, सम पार्टिकल दे आर बिगर, यानी सेंट्रल में आप देखोगे दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस पार्टिकल साइज, बीच का जो आप देखोगे वो थोड़ा सा इट इज समवेयर शोइंग द रेगुलरिटी इन देयर मार्जिन, बट उसके साइड में आसपास आप देखोगे एक जैसे ब्रोकन ग्लास लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया। सो दिस इज इन 25 माइक्रोन, सो दिस इज विदाउट ह्यूमन हेयर। ठीक है। और विथ ह्यूमन हेयर में हमने देखा था अगेन वहां पे रेगुलरिटी भी ज्यादा है, वहां पे एक आपको होमोजेनेसिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। बट विदाउट ह्यूमन हेयर में चूंकि हमने इसमें बायोलॉजिकल सैंपल इंट्रोड्यूस या डिस्पर्स नहीं किया है, अगेन मैं मिक्स नहीं बोलूंगा, तो डिस्पर्स नहीं किया है, तो इसलिए इसमें जो मार्जिन्स है और जो शेप है वो अलग अलग डायमेंशंस में, चाहे आप 25 माइक्रोन की बात करो, 4 माइक्रोन की बात करो या 1 माइक्रोन की बात करो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये हालांकि बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इसको समझाना या इसको समझना भी, बट ये हमारे लिए जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये एक सिर्फ टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि अभी आप विकिपीडिया में देख सकते हो होम्योपैथी सेड टू बी स्यूडो साइंस, होम्योपैथी को क्या बोला गया है, स्यूडो साइंस बोला गया है। तो उसको हमें स्यूडो साइंस से हटाने के लिए हमें अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पोटेंटाइजेशन को हटा नहीं सकते, हमारी मेडिसिन सारी पोटेंटाइज होती है। तो उस पोटेंटाइज मेडिसिन में
जो भी एलिमेंट है, चाहे वो कार्बन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, या सल्फर हो गया, जो भी एलिमेंट है उसका अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग नैनोमीटर में, अलग अलग माइक्रोन में क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं और किस कारण से आ रहे हैं, ये हमें बताना जरूरी है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये हमारा मेन एम होना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये एक स्यूडो साइंस नहीं है। इसमें कई सारे पार्टिकल्स या कई सारे नैनो या कई सारे मॉलिक्यूलर डायमेंशंस है जिसके थ्रू हम मेडिसिन की एफिकेसी को शो करते हैं। वर्ल्ड ये नहीं मना कर रहा है कि होम्योपैथी का कोई अस्तित्व या कोई एफिकेसी नहीं है, दे एक्सेप्ट इट, बट उसके लिए हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए फार्मेसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी सिर्फ पेड़ पौधों या सोर्सेस के बारे में नहीं है। फार्मेसी आपको उस पार्टिकल के नेचर को बताता है, उस पार्टिकल के स्ट्रक्चर को बताता है, उस पार्टिकल के साइज के बारे में, उस पार्टिकल के डिस्पर्जन के बारे में, उस पार्टिकल के नेचर के बारे में, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई या फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तब हम जाके कंप्लीट फार्मेसी बोल सकते हैं। अभी तो हम क्या है, फार्मेसी सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। नया सीबीडीसी करिकुलम भी जो है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का फार्मेसी है। तो सिर्फ फार्मेसी फर्स्ट ईयर में पढ़ लेना और होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड बनाना, ये पॉसिबल नहीं है। आप एलोपैथी में भी देखोगे फार्मेसी उनका अलग से एक सेपरेट ब्रांच है, 4 साल का फार्मेसी है। फिर एम फार्मा 2 साल का अलग है, फिर उसके बाद पीएचडी अलग है। तो वैसे ही हमें हमारे करिकुलम में ये चेंज लाना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार आपको ये हर सेशन में, चाहे हिंदी सेशन हो हमारा या इंग्लिश सेशन हो, बार बार हम ये सेंटेंस और ये लाइन बार बार रिपीट कर रहे, ताकि आप लोग इस चीज के लिए प्रोपोगेट रहे या इसमें आपको ये समझ में आए कि हमें कैसे होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाना है। तो इसलिए ये स्टडी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। Now you can see this is in again 5 micron. Now you can see there is no such dimension. इसमें आपको एक कोई रेगुलरिटी इरेगुलरिटी का इतना पता नहीं चलेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है या जो कार्बन एलिमेंट है वो बहुत ही क्या बोलते हैं कि दे आर नॉट इन अ फिक्स पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ये जो है स्ट्रक्चर एक स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा कि हमें किस कंपोजिशनल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो इट इज जस्ट लाइक अ वेट, कि जैसे हमने सिर्फ एक मुट्ठी में एक आपको रेत डाल दी, तो उसमें क्या क्या कण है, किस डायमेंशन में, किस शेप में, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। सो इट इज इन 5 माइक्रोन विदाउट ह्यूमन हेयर। नेक्स्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने शेप, साइज, रेगुलरिटी, रेट ऑफ डिस्पर्जन, मीडिया और पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इसकी बात करी। अब ये जो है ये है विथ ह्यूमन हेयर ईडीएस स्कैनिंग। ईडीएस बहुत जरूरी है। कई सारे आप रिसर्च पेपर देखोगे नैनो के, होम्योपैथी में तो 0.1% होंगे, एलोपैथी में और इंजीनियरिंग अलाइड साइंसेस में इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज नैनो टेक्नोलॉजी। होम्योपैथी में तो इतना स्कैटरिंग हुआ ही नहीं है। बट अगर आप देखोगे, अगर जो भी पब्लिश्ड आर्टिकल है उसमें सिर्फ शेप और साइज की बात करिए। ईडीएस स्कैनिंग बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसमें ईडीएस स्कैनिंग विथ ह्यूमन एयर और विदाउट ह्यूमन एयर भी बताया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब हमने बाल लिया या जब हमने वो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सैंपल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हेल्दी पर्सन से लिया, तो उसने कंपोजिशनल वैल्यू में क्या डिफरेंस लाए विथ और विदाउट। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो ये हमने इसको 50 माइक्रोन में हमने इसका ईडीएस स्कैनिंग किया, यानी इसका कंपोजिशन निकाला कि कितना कार्बन है कितना ऑक्सीजन है। नेक्स्ट स्लाइड। Now this is without human hair. Now you can see carbon, it is around 82%. Oxygen is around 17%. It is weight percentage, molecular weight of this carbon and oxygen. तो ये हमारा without human hair है। In potentization in alcohol base. Now you can see the difference. ये परसेंटेज आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम विथ ह्यूमन एयर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जैसे अभी हमने बात करी कार्बन एलिमेंट में ईडीएस स्कैनिंग किया, वेट परसेंटेज 82.23 और सिग्मा परसेंटेज है इसका 0.52। ऑक्सीजन का ईडीएस किया तो 0.52 इसका वेट सिग्मा परसेंटेज है ओवरऑल 100 परसेंटेज में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो ये हमारा है विदाउट ह्यूमन हेयर इन अल्कोहल बेस। नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ ये हमारा ईडीएस स्कैनिंग है 250 माइक्रोन में। 250 माइक्रोन में क्या क्या चेंजेस आए कार्बन और ऑक्सीजन के परसेंटेज में, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आप विथ ह्यूमन हेयर, पहले तो हमने विदाउट ह्यूमन हेयर देखा कार्बन ऑक्सीजन का। विथ ह्यूमन हेयर में नाउ दे आर सिंथेसाइजिंग सम अदर एलिमेंट ऑल्सो। नाउ दिस इज आवर अचीवमेंट, दिस इज आवर मेन एम। ये हमारा एविडेंस है किसमें क्या डाला नहीं डाला, कार्बन कैसा था, रेगुलर था इरेगुलर था, दीज आर प्राइमरी वन। सेकेंडरी वन कि क्या चेंजेस आए, क्या हमने कंपोजिशनल वैल्यू में डिफरेंस किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस वन इज अवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च वर्क। आप देखिए इसमें कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, और कई सारे अदर एलिमेंट्स भी जो है कंपोजिशनल वैल्यू में आपको देखने को मिलेंगे, और परसेंटेज भी डिफरेंस है एज कंपेयर टू विदाउट ह्यूमन एयर। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी दिस, सी that is carbon 0.59, that is weight percentage sigma, ऑक्सीजन 0.54। पहले से आप इसको कंपेयर करिए, आपको ये कंपोजिशनल वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। Nb that is 0.23 and this silver this is 0.21 in EDS scanning, so it is overall 100%। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो अलग और एलिमेंट आके ऐड हुए, यानी इनका सिंथेसिस हुआ, इनका डिस्पर्जन हुआ उस पर्टिकुलर ह्यूमन हेयर की एंटाइटी या उसके इंक्लूजन से। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिला कि विदाउट ह्यूमन हेयर में सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन का कंपोजिशन मिला, विथ ह्यूमन हेयर सेम बेस सेम प्रोसेस पोटेंटाइजेशन सेम methodology, no difference, there are certain changes, so it is because of only human hair. Next slide. Conclusion. Now successfully we determined compositional variation in the nanostructure of alcohol base with or without human hair sample under SAM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ईडीएस एनालिसिस। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया है। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पैटर्न को ही डिफरेंशिएट नहीं किया है, उसके कंपोजिशन को भी डिफरेंस किया है कि विथ ह्यूमन हेयर में आपको चार और मतलब कार्बन ऑक्सीजन तो आपको विदाउट में भी था, बट इसके अलावा जो है दूसरे एलिमेंट्स भी आपको विथ ह्यूमन हेयर में देखने को मिला, और विदाउट ह्यूमन हेयर में आपको सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन का कंपोजिशन मिला। नाउ दिस इज योर एविडेंस। यहां से अब आपको आपकी गाड़ी या आपका जो रिसर्च है वो आपको स्टार्ट करना है, इसलिए हमने शुरुआत में बोला इट इज वेरी प्राइमरी फर्स्ट फेज जीरो स्टडी, इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिस वर्क। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कंक्लूड करें, और इसको हमने जिस मेथड से जिस प्रोसेस से हमने इसको आगे प्रोपोगेट किया है, इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ओनली विथ सेम स्ट्रोक, 100 downward equal strokes. Next slide. Again I am very very thankful to Dr. M.K. Sahani sir. M.K. Sahani sir जो है उन्होंने होम्योपैथी में नॉट ओनली फॉर द क्लिनिकल बैकग्राउंड, उन्होंने ये जो रिसर्च या जो ये पॉइंट जो रखा है हमारे सामने, क्योंकि कई सारे लोगों को थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल और फिलोसॉफिकल ज्यादा लगेगा, इसमें साइंटिफिसिटी या एविडेंस थोड़ा सा बनाना या उसको समझना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो उसको कैसे एविडेंस बनाना, तो वो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले प्रिपरेशन पार्ट से, ईडीएस स्कैनिंग से क्या क्या कंपोजिशनल डिफरेंस आ रहा है, या क्या क्या हमें अलग अलग इमेजेस जो है अलग अलग माइक्रोन में अलग अलग नैनोमीटर में अलग अलग पार्टिकल साइज में देखने को मिल रही है, उसमें हमने स्टडी किया। तब जाके हमने इसको जो है एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कि द वन पार्ट इज ओवरलैप बाय दिस पर्टिकुलर एविडेंस बेस्ड रिसर्च वर्क। एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू पारुल यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे पास थॉट्स है, हमारे पास सारे आइडियाज है, सारी हाइपोथेसिस है, बट अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म ही ना हो या अगर हमारे पास मशीन ही ना हो तो हम इसको कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पारुल यूनिवर्सिटी, especially the faculty of micro nano lab, the CR4D department, Center of Research and Development. We have this faculty in CR4D जो हमें हर समय
हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे जो हमें मोटिवेट करते हैं, नॉट ओनली मोटिवेटिंग, वो हमें अलग अलग वर्कशॉप और सेमिनार भी जो है उसमें भी हमें प्रोपोगेट करते हैं। तो इसलिए मैं पारुल यूनिवर्सिटी को थैंक्स, और डॉक्टर एम के सानी सर को फॉर दिस रिसर्च वर्क. These are our references for our research work. Next slide. Now we publish this work in International Journal of Chemical Research and Development, Volume 7, Issue 1, Part A, 2025. Title हमारा था Synthesizing of Nanoparticles by Human Hair in Alcohol Base with Effect of Potentization. And this is again very great achievement for us. क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हम जो भी वर्क कंप्लीट करते हैं तो हम उसको हमारे सिर्फ किसी पर्टिकुलर होम्योपैथिक जर्नल में, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको एक डायमेंशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी होम्योपैथी को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इंटीग्रेशन की. तो जो भी आप वर्क करते हो, चाहे क्लिनिकल हो या पायलट स्टडी हो, it should be published in a allied sciences in some other category. तब जाके हम उसको आगे फैसिलिटेट या प्रोपोगेट कर पाएंगे इन कोलैबोरेशन या इन इंटीग्रेशन ऑफ द अदर अलाइड साइंसेस. तो इसलिए हमने इस वर्क को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ केमिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पब्लिश किया है, और वॉल्यूम नंबर 7 इशू 1 में पार्ट ए 2025 में आपको ये सेक्शन, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है या जो फुल टेक्स्ट है विद द इमेजेस, आपको इसमें अच्छे से देखने को मिलेगा. सो अगेन वी आर थैंकफुल फॉर दिस पर्टिकुलर publish article and publisher for this work, and again thankful to IFPH for this platform. Thank you. तो डॉक्टर सूरज की एज यूजुअल काफी इनोवेटिव प्रेजेंटेशन रही, और डॉक्टर साहनी और डॉक्टर ने जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये रिसर्च यूनिट में ये हेयर के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, उसको पेटेंटाइज करके उसका जो भी काफी जो स्टडी करी है, नया एक तरीके का साइंटिफिक वो है जिसमें ह्यूमन हेयर को स्टडी किया गया. अभी तक हम हेयर ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, पर यहाँ पे हमने हेयर को पोटेंटाइज भी कर दिया, और उसकी कैसे हम आगे मूविंग या सिम्टम्स जो आएंगे उसके जो भी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो डिस्कशन हुआ, काफी सराहनीय वर्क है. तो मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ डॉक्टर सूरज और डॉक्टर साहनी को इस अचीवमेंट के लिए. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू मैम. ये सूरज जी, ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आप ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल्स. सर यस यस सर. सर नैनो पार्टिकल्स जो है, दिस आर वेरी माइन्यूट, दिस आर वेरी नेग्लिजिबल, एंड दिस पार्टिकल्स, ये जो नैनो पार्टिकल्स है ये एक नॉर्मल क्लस्टर पार्टिकल से बहुत अलग पार्टिकल्स है. क्यों अलग है? एफिकेसी में भी. अगर हम क्लस्टर पार्टिकल की बात करें, जैसे एलोपैथी में जनरली दे आर मोर इन कंसंट्रेशन, वहां पे मास, ग्राम, मिलीग्राम, दे आर मोर इन क्वांटिटेटिव. तो वहां पे आपको वो जो पर्टिकुलर पार्टिकल का जो एफिकेसी है वो स्पेसिफिक नहीं देखने को मिलेगा. यानी वहां पे आपको एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, उसके चांसेस भी ज्यादा रहेंगे. तो उसी तरीके से उस पर्टिकुलर क्लस्टर जो साइज है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा जितना कम इफेक्टिवनेस रहेगी, जितना कम एफिकेसी रहेगी. इसलिए हमारी मेडिसिन जो है वो अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड है, वो नैनो से भी ऊपर है. दे आर इवन दो मोर देन नैनो, मोर अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड. तो इसलिए हमारी मेडिसिन टॉप टू बॉटम होलिस्टिक अप्रोच हमारे इसमें, विदाउट एडीआर, अनटिल अनलेस अगर रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन या रॉन्ग डोजेस सिलेक्शन हुआ है. तो नैनो जो होता है वो ऐसा पार्टिकल है जो एक पर्टिकुलर सेल या टिश्यू पे एक्शन शो करता है, जबकि क्लस्टर पार्टिकल जो है या अदर पार्टिकल जो है विच आर नॉट नैनो, वो आपको एक पर्टिकुलर सेल या टिश्यू या सेल लाइन पे आपको एक्शन शो नहीं करेगा, और उसकी एफिकेसी भी इतनी शार्प और फाइनेस्ट नहीं रहेगी. इसलिए आजकल जो मॉडर्न पैथी है, अब वो इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ आ रही है, अब वो भी नैनो पार्टिकल्स की तरफ या अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन की तरफ आ रही है. तो इसलिए वो लोग भी आजकल नैनो थेरेपी कैंसर में यूज करते हैं. जैसे पहले तो कीमोथेरेपी यूज होता था, अभी भी हो रहा है, बट अगर एफिकेसी की बात करें तो नैनो ट्रीटमेंट इन कैंसर, स्पेशल इन कैंसर डिसीज,
जो कि बहुत डिफिकल्ट है क्योर करना, तो उसमें दे आर यूजिंग दिस पार्टिकल। तो ये जब पार्टिकल को एक्सिलरेट करोगे आप किसी भी लिविंग एंटाइटी में, चाहे वो कोई लोअर एनिमल हो या ह्यूमन बॉडी हो, किसी भी लिविंग एंटाइटी में, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, तो उसमें उसकी एफिकेसी बहुत स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगी। और उस एफिकेसी में आपको जो फाइनेस्ट है उसका जो एक्शन है वो बहुत ही फास्टेस्ट और क्योरेबल मिलेगा। जबकि क्लस्टर साइज पार्टिकल में वो जो एफिकेसी है या वो जो एक्शन है वो इतना फास्टर या स्पेसिफिक आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो रेट ऑफ डिस्पर्जन उसका इतना फास्टेस्ट नहीं होगा। रेट ऑफ डिस्पर्जन अगर डिक्रीज है तो उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका उस पार्टिकल का वो डिक्रीज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज है तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज है तो उसका अल्टीमेटली जो एक्शन है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो भी आपको उस पर्टिकुलर लिविंग एंटाइटी में इतना फाइनेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। वेयर एज इस नैनो पार्टिकल में चूंकि साइज बहुत स्मॉलेस्ट है तो वो इजीली फैसिलिटेट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन में या किसी भी टिश्यू मेम्ब्रेन में या ब्लड कैपिलरीज में, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी फास्टेस्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी फास्टेस्ट है तो मेटाबॉलिज्म भी फास्टेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म फास्टेस्ट है तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस पर्टिकुलर सेल या लिविंग एंटाइटी या टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल मैंने आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन से आपको ये समझाया है कि नैनो पार्टिकल और एक क्लस्टर पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है, वरना आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि हम नैनो ही क्यों बनाए, हम हमारे अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में या हम हमारे क्लस्टर से भी हम पेशेंट को ठीक कर रहे। बट अल्टीमेटली सर हमारे होम्योपैथी में अगर हम बात करें अल्ट्रा हाई डाइल्यूशंस की, तो वहां पे हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन को समझाना या फार्माकोकाइनेटिक्स को समझाना साइंटिफिकली इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में कुछ मास क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, नॉट प्रोस्पेक्टिव। जैसे हम पढ़ते रिसर्च डिजाइन में दो स्टडी है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव यानी आगे जाना, रेट्रो यानी पीछे जाना। तो इसलिए हम हमारे अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में कुछ मास क्रिएट कर रहे जिससे कि हम उस पर्टिकुलर ड्रग या कंपाउंड का एक्शन जो है वो हम फैसिलिटेट कर पाए लिविंग एंटाइटी में, चाहे रैट मॉडल हो गया, एनिमल मॉडल हो गया या क्लिनिकल मॉडल हो गया। तब जाके हम होम्योपैथी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बना सकते हैं। अदरवाइज अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन में आई एम नॉट अगेंस्ट अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन, बट जैसे बोलते ना कि जैसे सीआईडी है तो वो चोर को पकड़ने के लिए पहले चोर जैसी थिंकिंग या वैसे आपको कैपेबिलिटी वैसा आपको बनना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हम जो है इस तरीके से हम अपने पार्टिकल्स को क्रिएट करके और उसके एक्शन को फैसिलिटेट करें, ताकि जो WHO या जो वर्ल्ड है वो होम्योपैथी को एज अ स्यूडो साइंस एक्सेप्ट ना करे, वो एक्सेप्ट करे एज अ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एज अ मेन स्ट्रीम मेडिसिन, नॉट लाइक अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये तो बहुत अच्छा आपने नैनो पार्टिकल और क्लस्टर पार्टिकल्स के विषय में बताया। एक और सवाल उठता है इसी के साथ में, जब हम लोग कहते हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल और नैनो पार्टिकल्स में भी तो अंतर होगा ना। तो मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे और नैनो पार्टिकल्स किसको कहेंगे? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवाई जो होते हैं, सो आफ्टर 6 पोटेंसी या 12 पोटेंसी एवोगैड्रो नंबर को क्रॉस कर जाता है। तो मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कर जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल से खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कि इट इज ट्रांसफर्ड हो जाता है या कुछ क्या, इसलिए अंतर जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल और क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल और नैनो पार्टिकल्स में क्या अंतर होगा, या हम लोग पार्टिकल्स में कैसे अंतर हो देखेंगे। हाँ यस सर। सर मॉलिक्यूल्स नैनो और अबव एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल होता है जिसका, अगर मैं आपको ऐसा यूनिट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या फिजिक्स में आपको मैं अगर साइज से बताऊं तो इट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो अगर किसी पार्टिकल या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर साइज अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है देन इट इज सेड टू बी अ क्लस्टर पार्टिकल, वो नैनो नहीं कहलाएगा। अगर उसका साइज 10 to 1000 के बीच में है तब हम उसको नैनो बोलते हैं। इसलिए हमने इसको माइक्रोन में डिफरेंशिएट, या जितनी भी आपने इमेजेस देखी वो हमने आपको माइक्रोन में बताई है, नैनोमीटर में नहीं बताई है। तो 10 to 1000 के बीच में जो पार्टिकल होगा वो नैनो जो है हम उसको बोलते हैं, दे आर नैनो पार्टिकल, बिकॉज उनका साइज जो है वो 10 to 1000 के नैनोमीटर के बीच में। अगर 1000 से ज्यादा है
तो वो नैनो नहीं बोल के उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब हम अगर होम्योपैथी अल्ट्रा हाई डाइल्यूशन की बात करें तो वो तो मतलब 0 to 10 नैनोमीटर के बीच की बात है। यानी आप सोच लीजिए कि कितना फाइनेस्ट स्ट्रक्चर डॉक्टर हेनीमैन सर ने पोटेंटाइजेशन से, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन सर ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट फार्माकोलॉजिस्ट पर्सन, तो उन्होंने मतलब कितना फाइनेस्ट बनाया है हमारी पैथी को कि उसका जो साइज है नैनोमीटर की अगर हम बात करें एसआई यूनिट में, तो वो 0 to 10 के बीच में। यानी आप सोचो वो नैनोमीटर से भी अबव है, अबव द मतलब ट्रिपल टाइम अबव द एवोगैड्रो नंबर। इसलिए हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं बोल रहे हैं होम्योपैथी को, ये समझना जरूरी है। अगर आपको पार्टिकल के साइज का रेंज समझ में आ गया तो आपको अल्टीमेटली ये समझ में आ जाएगा कि हमें स्टडी किस तरीके से आगे करनी है। यानी आपको क्या करना है, आपको वो जो 0 to 10 नैनोमीटर में जो हमारी मेडिसिन के पार्टिकल्स है, जिसको मैं मॉलिक्यूल्स नहीं बोलूंगा, एनर्जी के टर्म्स में हम उसको, वाइब्रेशनल थ्योरी के टर्म्स में हम उसको बोल सकते हैं, तो उसको हमें 10 to 1000 नैनोमीटर के बीच में लाना है। यानी आप सोच लीजिए कि ये एक प्रकार का बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि ऑलरेडी एक मास जो है वो नेग्लिजिबल हो गया है, और उसको आपको एक नैनो कुछ मास, क्योंकि नैनो पार्टिकल दे हैव सम मास 10 to 1000 नैनोमीटर के बीच का, तो वहां तक लाने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कैसे लाए, कैसे हम उसको प्रोपोगेट करें। तो ये डिफरेंस है। हमारा होम्योपैथी जो है वो 0 to 10 नैनोमीटर के बीच में, 10 to 1000 नैनोमीटर में आपको नैनो पार्टिकल्स मिलेगा, और अबाउट 1000 में आपको मॉलिक्यूल्स मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ देयर पार्टिकल साइज इन द नैनोमीटर और एसआई यूनिट। ये तो पार्ट आपका जो स्टडी हुआ, इसमें आपने प्लेन अल्कोहल में स्टडी किया। अब इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर डाइल्यूट करके, डिप करके होम्योपैथिक मेडिसिन को में इसको डाल करके आपका, हमको सब लगता है कि आपके लिए एक जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा कि अब इसको एक कोई होम्योपैथी का कोई एक पोटेंसी लेकर के या डिफरेंट रेंज ऑफ पोटेंसी को लेकर के उसमें हेयर को डिप करके आप देखिए उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो एक हमको लगता है कि और भी थोड़ा सा बताएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के डिफरेंट पोटेंसी में इसके नैनो पार्टिकल्स के रेंज चेंज हो जाते हैं। ये भी एक नया हमको लगता है कि ये आपका स्टडी आपके लिए उपयुक्त होगा, आप इसको टेकअप कर सकते हैं। ये मेरा सलाह है, क्योंकि ये आपको ये उसके बाद थर्ड स्टेप लेवल पर जाना पड़ेगा कि हम लोग जब रोगी को देते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो ओरल मुंह में देते हैं, और उसके बाद में हम जो करते हैं कि हेयर के माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं। ये थर्ड लेवल पर एक्सपेरिमेंटेशन से जाना होगा। करेक्ट सर, करेक्ट सर। सेकेंड लेवल पर आपको ये देखना पड़ेगा होम्योपैथिक दवाई, इसमें तीनों किंगडम की दवाई को लीजिए, एक एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम और नोसोड सार्कोड, चारों का लेकर के इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपका, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया अप्रोच होगा। ये आपका आपने काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, और मुझे आपके लिए बहुत उम्मीद है कि आप, और खास करके पारुल यूनिवर्सिटी का भी मैं कहना चाहूँगा कि पारुल यूनिवर्सिटी हमेशा ओपन है। मैं पारुल मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही आपके जो डीन है डॉक्टर डीन का नाम है पूरब देसाई सर। हाँ, पूरब देसाई जी। पूरब देसाई जी से भी हमारी बात हुई थी, और उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था इसके विषय में, और उन्होंने भी मुझे अपना कॉन्सेंट देने के लिए कहा था। तो मैंने पूरब देसाई जी को भी धन्यवाद देता हूँ, पारुल मैडम को भी धन्यवाद देता हूँ। और पारुल मैडम काफ़ी इंथुजियास्टिक लेडीज हैं, जिन्होंने कि अपने पिता डॉक्टर JK पटेल का भार को संभाला है, और बहुत अच्छे ढंग से इस कार्य को आगे लेकर के जा रही हैं। आज पारुल यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपके इसके बहुत ही प्रारंभिक अवस्था से, जब ये काफ़ी छोटा सा रूप था, केवल एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था। वहाँ से एक विशाल करीब करीब 10,000 स्टूडेंट्स का कैंपस है। 10,000 स्टूडेंट्स कम नहीं होते हैं, और इतना बड़ा मैनेजमेंट को हो जाना एक अपने आप में बहुत ही अनूठा ये यूनिवर्सिटी है, और निश्चित रूप से इनके लिए ओपननेस दिखलाती। इसलिए आज पारुल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, जहाँ की पूरे विदेशों से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए। और मैं नवंबर में जब था पारुल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मैंने
वहाँ पर काफी विदेशी स्टूडेंट्स को मैंने देखा था। करेक्ट सर, करेक्ट सर। नेहा जी, हम लोग का सेशन समाप्त होता है, धनेश जी को हैंड ओवर करेंगे हाँ जी और सर, सूरज जी को थैंक्स देते हैं। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद है डॉक्टर सूरज का, थैंक यू और सो मच इसी मैम। तरह की नए नए इनोवेशंस फार्माकोलॉजी में लाते रहें, जिससे होम्योपैथी ऑब्वियसली एविडेंस बेस्ड सिस्टम बने और एट पार विद एलोपैथी। हम लोग अपने आप को बिल्कुल ये प्रूव कर सकते हैं, इट्स नॉट अ सूडो साइंस, इट्स अ एब्सोल्युटली टोटली साइंटिफिक साइंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू मैम। सूरज का। और आज थैंक का यू मैम। सेशन यही समाप्त होता है, और हम इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश को।